हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके 7th क्लास ज्योग्राफी का 9th चैप्टर रेगिस्तान में जीवन। इसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं और अब हम इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन इसको आपको समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके दूसरे पार्ट से। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 67 तक, और अब हम यहाँ 68 से देखेंगे। आप अपनी बुक भी साथ लेकर इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ हेडिंग दी हुई है। सबसे पहले हम शब्द उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। ये जो सारे सेगमेंट होते हैं किसी भी लेसन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं, लद्दाख शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। ठीक है, तो पर्वतीय दर्रा वाला देश जो है वो दर्रा। ठीक है, तो इसका ये शाब्दिक अर्थ है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र स्थानों में से द्रास जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो इससे पहले हमने जो भाग एक जो था इस पार्ट का, उसमें हमने सबसे गर्म, मतलब सबसे गर्म क्या कहना चाहिए, लेकिन वो एक गर्म रेगिस्तान था जो रात को काफ़ी ठंडा भी हो जाता है। रेगिस्तान की वो होती है, लेकिन जो कुछ ठंडे रेगिस्तान की बात की गई थी उनमें से द्रास एक है और इस दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र नंबर 9.4। ये देखिए, ये जो ग्रीन से मैंने आउटलाइन कर दिया है, ये है लद्दाख एरिया। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी, ठोस रेगिस्तानी, एक ठंडा रेगिस्तान है। फिर हम देखते हैं कि इसके उत्तर में कारकोरम पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण में जांस्कर पर्वत स्थित है। ये देखिए, जितने भी दर्रे हैं इनके भी नाम दे रखे हैं। रोहतांग पास, जोजिला, तो कारकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं ये सब दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसा कि हम देख ही सकते हैं। इंडस है, शोक नदी, सिंधु नदी। तो जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदी गहरी घाटियों एवं महाखड्ड यानी गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो जो कारगिल वाला एरिया है, आपने कारगिल युद्ध सुना होगा, तो इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर से, काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। हम जानते हैं कि जितने भी पहाड़ पर्वत जो हैं, जो हिमालयी रेंज है, जाहिर सी बात है वो बहुत ऊंचाई पर है, और जो जितनी ऊंचाई पर होता है वहाँ उतना ठंडा एरिया होता है, बर्फ़ जमी होती है हिमालयी क्षेत्र में, तो वो शीतल भी है और शुष्क भी है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 यानी -30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। आप सोच सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाता है पानी में, तो -30 डिग्री में क्या हाल होता होगा जब शीत ऋतु होती है या फिर रात होती है। ऐसे समय में, शीत ऋतु में और बर्फीला ठंडा हो जाता है, लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जो वर्षा वाली जो एक वेव आती है वो अच्छे से बरस नहीं पाती है, बिकॉज़ ऑफ वहाँ की ज्योग्राफी जो होती है या माउंटेन वगैरह जो होते हैं, तो उस वजह से वो एरिया सूखा ही रह जाता है, उसमें बारिश नहीं हो पाती है। तो इसी तरीके से ये भी एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है इसके रेगिस्तान बनने का। आगे देखते हैं पेज नंबर 69 में। पहले ये देख लेते हैं। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। तो खापाचान का मतलब है हिम भूमि।
ठीक है, ऐसी भूमि जहाँ हिम यानी बर्फ़ रहती हो हमेशा। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वज़न में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो चीरू और एक या तिब्बती एंटीलोप एक जानवर है जो अब विलुप्त होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है, एकदम से गायब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शाहतूश नाम का एक ऊन है जो बहुत ही हल्का और गर्म होता है। ठीक है, तो जितने भी इस तरह के जीव जंतु ऐसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहाँ बहुत ही ठंड पड़ती हो, वहाँ की जो भेड़ें हैं उनसे जो ऊन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी बहुत वैल्यू होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कश्मीरी शॉल है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, या पहाड़ में जो कई जगह ऐसे ऊन वाली भेड़ें मिलती हैं जिनसे ऊन निष्कर्षित करके उसका ऊन बनाया जाता है। तो ऐसी जगह में कुछ जो जीव हैं उनके पास ऐसा ऊन होता है जो बहुत ही गर्म होता है, तो इस वजह से वो विलुप्त होते रहते हैं। हम आगे देखते हैं कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत यानी विलो की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये भी संभवतः यहीं ही पाया जाता है। फिर हम देखते हैं मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। जैसे इन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ जो है वायु की परत जो है बहुत पतली है, वो संघनित नहीं है। तो इस वजह से जो सूर्य की रोशनी आती है वो सीधे स्किन में बहुत ज़्यादा एकदम चुभती है एक तरह से। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा स्किन डिसीज़ वगैरह वहाँ के लोगों को देखने को मिलती है। तो उन्हें अपने आप को ठंड से बचाने के लिए तो ढकना पड़ता ही है, और आँखों पर उन सूर्य की रोशनी का बहुत बेहद ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसी जगहों पे। तो आपने देखा होगा वहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी भूरे-भूरे और लाल-लाल से होते हैं वहाँ के। कई बार अगर फ़ोटोज़ में बच्चों की फ़ोटो वोटो खींचते हैं, तो बहुत ही ऊँचे स्थानों पे रहते हैं, तो उनकी स्किन एकदम फटी हुई होती है और एकदम लाल-लाल से हो जाते हैं। वो उसी सूर्य की तेज़ रोशनी की वजह से होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पाँव में छाया हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात या तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी भी तेज़ पड़ रही है लेकिन वैसे ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ऊष्माघात यानी गर्मी का एक तरह से वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर भी एक्सपोज़ है वो चीज़ सन पर, उस पर अटैक होता है और आपका हाथ का या उस खुले हुए अंग का, शरीर का, वो उस अंग पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है सूर्य की रोशनी का। फिर हम आगे देखते हैं कि वनस्पति एवं प्राणीजात यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है, यानी बहुत कम होती है। जानवरों के चरने के लिए भी कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो जिसका हमने देखा बहुत अच्छा क्रिकेट का बल्ला बनता है, और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ड, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन, हूप आदि पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाया जाता है। तो याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हैं यहाँ के पशु पक्षी और वनस्पतियों की विशेषता। ठीक है, अब हम देखते हैं लोग। क्या आप लद्दाख या तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। ये चित्र आपको दिखाता है थिक्से मठ। यहाँ देखिए इस तरह से आपकी बुक में बना हुआ है। तो यहाँ बौद्ध मठ। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों की। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप लद्दाख और तिब्बत मध्य एशिया के निवासियों के बीच समानता पाते हैं। यहाँ के लोग अधिकांश मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, और बौद्ध मठ परंपरागत गोम्पा या जो है हमने चित्र देखा अभी, ठीक है, हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप या तो अंडरलाइन कीजिए या फिर नोटबुक में अपनी नोट कीजिए। और फिर हमने यहाँ देखा कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं, और
शीत ऋतु तो इतनी ठंडी होती है कि ये सिर्फ अपने धार्मिक अनुष्ठान उत्सव वगैरह में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ये काम नहीं कर पाते पूरे सामर्थ्य से, जैसा कि एक ग्रीष्म ऋतु में कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। घर खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि व्यवसाय दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो और वो दर्रे उत्तराखंड में भी हैं और हिमाचल में भी हैं, जहाँ भी हिमालयी रेंज है वो हैं। ये आपको ढूंढना है, ये आपका होमवर्क है इसको पढ़ते हुए। फिर हम देखते हैं कि मनाली और लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि और किसी और समय जाना यहाँ कितना रिस्की है। यह है बारालाचाला का, इस दर्रा का एक चित्र। तो दर्रा क्या होता है? एक पतला सा एक मार्ग होता है जिसके बीच में से आप गुजर सकते हैं। इधर उधर पहाड़ियाँ या जो भी रेगिस्तान है, पहाड़ है, ये इस तरह की चट्टानें हैं जैसे लद्दाख में देखने को मिलती हैं, इस तरह से। तो ये दर्रा जो होता है एक बहुत ही संकरा मार्ग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ का क्रियाकलाप, यहाँ की पहले पोशाक देख लीजिए। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं। तो ये है यहाँ की पोशाक। यहाँ का मुख्य जो क्रियाकलाप है वो है पर्यटन। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, यानी घूमने के लिए आते हैं। गोम्पा जो है वो गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों और हिम नदों की सैर, उत्सव और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ गया है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार व मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि इतने संसाधन तो है नहीं यहाँ। तो ये कम संसाधनों में ही अपना जीवन यापन कुशलता से कर लेते हैं। तो रेगिस्तान में जीवन हमने पढ़ा, ये अध्याय किस तरह सहारा रेगिस्तान है अफ्रीकी महाद्वीप में, ये वाला एरिया, इसको हमने पहले भाग में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। और दूसरे भाग में हमने देखा ठंडा जो रेगिस्तान है वो लद्दाख एरिया है भारत का, और यहाँ के वनस्पति कैसी है, प्राणी कैसे हैं, लोग कैसे हैं, ये सब हमने देखा, यहाँ की परंपराएं देखी। और लद्दाख से रिलेटेड मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी एडिशनल, कि आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी शायद, और 3 इडियट में एक किरदार सोनम वांगचुक से प्रभावित दिखाया है, और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनके बारे में अगर आप गूगल करना चाहें तो आपको बहुत जानने को मिलेगा। उन्होंने कैसे आइस स्तूपा और बहुत सारे इन्वेंटरी थॉट्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। तो ये अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है और फिर हम मिलेंगे किसी और अध्याय में। थैंक यू सो मच।